हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य फोर्स। इस वीडियो में जितने भी मैंने फिजिक्स के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं वो एयरफोर्स और नेवी दोनों ही एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो एंड तक देखना और मेक श्योर इसके आपने प्रीवियस जो 18 पार्ट हैं वो देख लिए हों, क्योंकि ये जो सीरीज़ है इसके जो क्वेश्चंस हैं इसका डेटा भी चेंज नहीं होगा। ऐसे मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि एयरफोर्स एग्जाम का लेवल बिल्कुल यही रहने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम गैस है, ठीक है, उसके लिए CP और CV का रेशियो फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, इसकी ट्रिक भी है, इसको आप 5 सेकंड में भी कर पाओगे। लेकिन इसके साथ और भी फैक्ट मैं बता दूं, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इससे बनने वाले को रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ सकता है। तो पहले पेशेंस रखना, डायरेक्ट ट्रिक पे नहीं आते हैं, पहले समझना। जो CP होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट होता है, और जो CV होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट होता है। CP का फॉर्मूला और CP के फॉर्मूले आप इंडिविजुअल भी याद रखना। इसका CV का सीधा सीधा होता है फ्रीडम ऑफ डिग्री बटे 2 इंटू R। इसका होता है 1 प्लस फ्रीडम ऑफ डिग्री बटे 2 इंटू R। ये जो फॉर्मूले हैं, अब ये फॉर्मूले मैंने बताए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन को आप फॉर्मूलों से नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले से करोगे तो टाइम लग जाएगा। पहले CP निकालोगे, फिर CV निकालोगे, फिर रेशनलाइज करोगे, तब आप कहीं आंसर मार्क कर पाओगे। तो पहले तो मैंने ये जो 2 फॉर्मूले बताए हैं ये आपको इसलिए बताएं कि अगर फ्यूचर में केवल इंडिविजुअल CP या CV पूछा जाए तब आप बता सको। अब यहाँ पे एक दिक्कत आ रही होगी कि सर यहाँ पे जो R है वो क्या है, तो उसके लिए भी लिखो पॉइंट। अगर मोनोटॉमिक गैस की बात करेगा, एक परमाणु गैस की, तो फ्री डिग्री होता है 3। अगर डाई एटॉमिक गैस की बात करेगा, द्विपरमाणु गैस की बात करेगा, तब फ्री डिग्री होता है 5। और अगर त्रिपरमाणु गैस की बात करेगा तो फ्री डिग्री, या बहुपरमाणु पॉली एटॉमिक गैस की बात करेगा तब फ्री डिग्री होता है 6। ठीक है, ये बातें लिखते चलना, ट्रस्ट मी गाइस, क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनेंगे। ठीक है, अब मैं अगर ये आपने लिख लिया होगा, मैं आशा करता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ कि सर इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे डायरेक्ट, तो जो CP और CV का रेशियो होगा, जो CP और जो CV का रेशियो होगा वो गामा होगा, और इसको आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो 1 + 2 बटे फ्री डिग्री। इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो विदिन 2 सेकेंड। अब आप बताओ, फॉर्मूला आपको पता है CP और CV का, अब इस फॉर्मूले में ही तो रखना था 1 + 2 अपॉन। अब हीलियम कैसी गैस है? हीलियम एक परमाणु गैस है, मोनोटॉमिक गैस है, और मोनोटॉमिक गैस के लिए फ्रीडम ऑफ डिग्री होगा 3। तो 1 + 3 बटे 2 को हम कितना लिख सकते हैं? 5 बटे 3 लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर हो गया D। ठीक है, अब यहाँ पे चैलेंज क्या है कि अगर एग्जामिनर ने यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा मॉडरेट बनाया था, उसने डायरेक्ट आपसे नहीं कहा था कि एक परमाणु गैस है। अगर वो कह देता यहाँ पे एक परमाणु गैस है, तब तो आप डायरेक्ट फ्री डिग्री 3 रख के आंसर लगा सकते थे, लेकिन उसने हीलियम कह दिया। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो हीलियम है वो केवल हीलियम के एक परमाणु से मिलकर बना है। यहाँ पे अगर हीलियम की जगह कह देता नाइट्रोजन गैस है, तो नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है N2, मतलब ये फिर डायटोमिक हो जाता, और डायटोमिक हो जाता तो फ्री डिग्री का मान यहाँ पे 5 रखते, और जैसे यहाँ पे फ्री डिग्री का मान 5 रखते तो हम आंसर आ जाता 7/5। बात को समझना है आपको गहराई से। ठीक है, कुछ आपको कम पढ़ना है, लेकिन ऐसे पढ़ना है कि गलती होने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाए, मतलब ख़त्म ही हो जाए। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, या तो एग्जामिनर डायरेक्ट कह देगा कि एक परमाणु गैस है, या द्विपरमाणु गैस है, या बहुपरमाणु गैस है, या एग्जामिनर ऐसे कह देगा कि हीलियम गैस है, या हाइड्रोजन गैस कह देता, तब वो भी द्विपरमाणु, क्योंकि H2 हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से मिलकर बनी है, तो हाइड्रोजन भी द्विपरमाणु है। हीलियम कह दिया था तो मोनोटॉमिक हो गई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सर आपने जो फॉर्मूले बताए थे उनका क्या रेलेवेंस था? जैसे मैंने अभी बताया था कि CV का एक फॉर्मूला बताया था F/2 इंटू R, तो मैंने इसलिए बताया था। वैसे तो आप इन फॉर्मूले से नहीं निकालोगे, जो तो फॉर्मूले बताए हैं इनमें अगर वैल्यूज़ रख के आप निकालते तब भी आप आंसर तक पहुँच जाते, लेकिन मैंने इसलिए बताए, हो सकता है आपके फ्यूचर के एग्जाम्स में ऐसे पूछा जाए कि एक द्विपरमाणु गैस के लिए नियत दाब पर स्पेसिफिक हीट, यानी कि स्पेसिफिक हीट पूछी जाएगी, विशिष्ट ऊष्मा पूछी जाएगी नियत दाब पे। ऑप्शन होगा 5/3R, 3/2R, 7/5R। तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि फ्यूचर में अगर ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे तो आप डायरेक्ट इन वाले फॉर्मूले में वैल्यूज़ रख के आंसर्स फाइंड कर सकते हो। लेंथ है L और 2L, ठीक है, सक्सेसिवली, और रेडियस है R और 2R। 2 वायर हैं कॉपर के, किसके? तांबे के 2 वायर हैं। उनका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का रेशियो क्या होगा? ठीक है, मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूँ कि आप लोग जो है पेन और पेपर लेके बैठा करो, तो इससे आउटपुट आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलेगा, जो पेन और पेपर लेके नहीं बैठते हैं। इस बात में बहुत दम है कहीं ना कहीं। और
हर वीडियो में जैसे ही आपको नया क्वेश्चन दिखे स्क्रीन पे, क्योंकि ये वीडियो लाइव नहीं होता है, तो आप पहले वीडियो को पॉज करो, आप खुद से एफर्ट लगाओ। इससे क्या होगा कि आपका थॉट प्रोसेस में चेंज आएगा, आप सोच पाओगे, ठीक है। जब आप अपने आप को परख पाओगे कि कहाँ मैं गलतियाँ करता हूँ, तभी तो आप उन गलतियों को सुधार पाओगे। अगर आप गलतियाँ ही नहीं करोगे तो सुधारोगे क्या, ठीक है। अकेली रेस का घोड़ा नहीं बनना है, ठीक है। तभी मैं कहता हूँ मॉक टेस्ट भी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो और अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हो परीक्षा ऐप पे, तो मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हो ANU50 ANU50, जिससे आपको 150 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है परीक्षा ऐप का, परीक्षा ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, ठीक है। 299 उसमें लिखा होगा, लेकिन जैसे ही आप ANU50 डालोगे 150 रुपये, ये 150 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो इसका 100% 101% इसका आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाने से एक तो नए नए क्वेश्चंस दिखेंगे, सेकंड थिंग अपने आप को एवेल्युएट कर पाओगे। अब इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें क्या कह रहा है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर, अब पहले मैं फॉर्मूला बताऊं। रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया, ठीक है। तो अब ये जो होता है रेजिस्टिविटी कह दो या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह दो, विशिष्ट प्रतिरोध कह दो, उसका मात्रक ओम होता है और इसका मात्रक क्या हो जाएगा। अब ऐसे मात्रक रटो नहीं, इसका अगर आपको ओम याद था तो इसका ये ओम इंटू एरिया का मीटर स्क्वायर, या इससे काटोगे तो ओम मीटर हो जाएगा, ओम मीटर, ठीक है। लेकिन ये जो है ये मटेरियल पे डिपेंड करता है वायर के, ना कि उसके जो है ज्योमेट्रिकल, जैसे लेंथ हो गया या फिर एरिया हो गया, क्रॉस सेक्शन, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है। ये किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे। और मटेरियल क्या है, वो कॉपर ही है, चाहे लेंथ L वाला है या 2L वाला या रेडियस R या 2R वाला। तो अब मैं आपको इन वीडियोज़ के थ्रू आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन का लेवल ये रहता है, गलतियाँ कहाँ हो जाती हैं कि जल्दबाजी में, ठीक है। अब रेजिस्टेंस की बात आई है, तो रेजिस्टेंस से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एयरफोर्स पूछ रहा है, हर बार पूछ रहा है। पता नहीं इस क्वेश्चन से एयरफोर्स को क्या प्रेम है कि एक तार है जिसका रेजिस्टेंस इनिशियली R था, अगर तार को खींचकर, उस वायर को खींचकर स्ट्रेच करके उसका जो है लेंथ उसकी n टाइम्स कर दी जाए, तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो नया रेजिस्टेंस जो है वो n² गुना हो जाएगा। सवाल कैसे बन सकता है, एक तार था, उसकी लंबाई खींचकर अगर 4 गुनी कर दी जाए और इनिशियली प्रतिरोध उसका 2 था, तो फाइनली प्रतिरोध कितना होगा। लंबाई अगर खींचकर 4 गुनी करी गई थी तो प्रतिरोध 4 का स्क्वायर यानी कि 16 गुना होगा। 16 गुना का मतलब पहले 2 था तो अब 32 हो जाएगा। जिस ऑप्शन में आपको 32 दिख जाए उसमें आप आंसर मार्क कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परेचर बढ़ाने पे निम्नलिखित में से किसका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कुचालक यानी कि इंसुलेटर पे किस तरह से इफेक्ट पड़ेगा, घटेगा कि बढ़ेगा, सेमीकंडक्टर्स पे या जो मेटल्स या सुचालक हैं उन पे, या ए और बी दोनों, किसका रेजिस्टेंस घटेगा। तो ध्यान से देखना, अभी कोस्ट गार्ड में भी इस तरह का एक क्वेश्चन बना है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या समझना है, जो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो अगर वो मेटल हैं, सुचालक हैं, क्या हैं, सुचालक हैं, गुड कंडक्टर हैं, तो उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, उनका रेजिस्टेंस बढ़ता है, उनमें रुकावट बढ़ती है और कंडक्टिविटी घटती है। कंडक्टिविटी क्या होती है, घटती है टेम्परेचर बढ़ाने पे। ये तो बात हो गई मेटल्स की, सुचालक के लिए। अगर बात करें सेमीकंडक्टर्स का, अर्धचालक का, जो कि सबसे ज़्यादा पूछे भी जाते हैं, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और रेजिस्टेंस, जब रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, रुकावट, प्रतिबाधा, और रुकावट अगर कम हो जाएगी तो कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। बात समझ में आई। अब यहाँ पे कंफ्यूज बच्चा ये है कि सर यहाँ पे सेमीकंडक्टर लगाऊं या फिर ए और बी दोनों लगाऊं, क्योंकि इसका तो पता ही नहीं। तो आप याद रखना कि इंसुलेटर में भी सेम, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी घटेगी और कंडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। रेजिस्टेंस अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रतिरोध किसका किसका घटेगा, इंसुलेटर का भी घटेगा और जो सेमीकंडक्टर का भी घटेगा। यानी कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। और 90% केसेस में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें एक ऑप्शन होगा सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। ये सेमीकंडक्टर्स का फिनोमेना बहुत पूछा जाता है। एन एम्प्टी वेसल फिल्ड विद वाटर, इट्स फ्रिक्वेंसी, मतलब अगर एक वेसल है उसमें जल भर दिया गया, वाटर भर दिया गया, तो उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, ठीक है। इंक्रीज़ हो जाएगी या डिक्रीज़ हो जाएगी या रिमेन सेम अनचेंज रहेगी या नन ऑफ दीज। तो समझो यहाँ पे कि अगर कोई वेसल है, ठीक है, उसमें क्या भरा था, पानी, वो खाली था मतलब उसमें एयर कॉलम होंगे, ठीक है, एयर कॉलम होंगे। मैं बना नहीं पा रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। क्या है, एक बाल्टी अगर वेसल है और उसमें अगर कुछ नहीं भरा है तो जो है एयर कॉलम तो होंगे, और जब उसमें पानी भर देंगे, जब मान लो उसमें पानी भर दिए
तो पानी भर दिए तो एयर कॉलम की लेंथ कम हुई। अगर पूरा खाली था तो अगर इतना भर दिया, ये बात यहाँ पे नहीं है कि आधा भरा है या आधा खाली है, जो क्वेश्चन मैंने शायद प्रीवियस 3rd वीडियो में एक क्वेश्चन कराया था। यहाँ पे क्या सिंपली ये पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी, तो और भी ईजी हो गया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होता क्या है V/2L, यानी कि अगर लेंथ का मतलब एयर कॉलम की लेंथ होती है फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये होता है। तो अगर एयर कॉलम की लेंथ घटी है, लेंथ अगर डिक्रीज हुई है तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी, तो लेंथ डिक्रीज हुई है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, या सिंपली इसको रट लो। ठीक है, क्या होती है, बढ़ती है सीधे। अगर अभी एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है, एक मुझे याद नहीं आ रहा है, एक व्हाट्सएप पे बच्चे भेजते रहते हैं क्वेश्चन, तो एक बच्चे ने भेजा था कि अभी कोस्ट गार्ड का पेपर हुआ है, उसमें पूछा गया है कि ऐसे कुछ था कि आइस जो है जब वो मेल्ट होती है तो डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल क्या होती है, इंक्रीज डिक्रीज। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। लेवल मैं फिर बता दूं 25 क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में होंगे, तो अगर आपने अच्छे से मेहनत करी है और लक्ष्य एयरफोर्स पे जो भी पढ़ाया जा रहा है पिछले 6 महीने से, अगर उसको आपने बहुत अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना लिए होंगे और एग्ज़ाम से पहले अगर आप उसको प्रॉपर रिवाइज करके जाओगे, तो फिजिक्स में आपको 15 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनमें आप पेन भी नहीं उठाओगे और आंसर मार्क कर दोगे। ठीक है, फाइट 10 क्वेश्चन की है। कुछ बच्चे कहते हैं आप न्यूमेरिकल ज़्यादा ले रहे हो, तो आप यार थ्योरेटिकल तो कहीं से भी तैयार कर रहे हो, आप फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव की बुक भी पढ़ रहे हो, वहाँ से भी थ्योरेटिकल तैयार हो रहे हैं। मेरा मोटो क्या है, मेरा कंसर्न क्या है कि जो फाइट है, असली फाइट जो 10 क्वेश्चन वाली है, और बच्चे भी आके बता देते हैं क्वेश्चन ये आया था वो आया था, तो वो वही बता देते हैं जो उनको याद होते हैं। असली फाइट जो होती है वो 10 क्वेश्चन इनकी होती है। मैं आपको इसके लिए तैयार करा रहा हूँ, मैं इसके लिए आपको योद्धा बना रहा हूँ। इन 10 क्वेश्चन में आपको कैसे विजय हासिल करनी है, तो जो मैं क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल ज़्यादा हो भी जाते हैं तो उसमें आपका ही भला है, मुझे कुछ नहीं है। अगर आप लोग ज़्यादा कमेंट करोगे कि सर न्यूमेरिकल का जो नंबर ऑफ न्यूमेरिकल घटाओ, तो इससे आपका ही घाटा है, क्योंकि थ्योरेटिकल तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल अगर मैं करा रहा हूँ तो जो दो से 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनेंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि आप उनको कर पाओगे, और सिलेक्शन वहीं से आपका टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। क्योंकि जो सब कर लेंगे, ठीक है, एवरेज आपको थोड़ा एवरेज से ऊपर जाना है, और वो एवरेज से ऊपर आपको न्यूमेरिकल ले जाएंगे। हाइड्रोजन परमाणु में बोर मॉडल में न्यूनतम कक्षा की न्यूनतम ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो कितनी होगी, न्यूनतम, अधिकतम, अनंत या जीरो, तो वो न्यूनतम होती है, और वो माइनस का 13.6। एक जब मैं अभी कोस्ट गार्ड का रिव्यू करा था एग्जाम का फिजिक्स का, तो मैंने एक नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का क्वेश्चन कराया था, उसमें आप लोग कन्फ्यूज हो गए बहुत कि सर हमने तो जनरल फार्मूला पढ़ा था n(n-1/2), आपने लगा दिया था n(n+1/2). तो आज से आपको भी क्लियर कर दूँ कि वो n(n+1/2) क्यों लगा दिया था। मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका जो जनरल फार्मूला होता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का, वो होता है n2-n1। एंड आज के बाद कभी गलत नहीं होगा अगर ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का क्वेश्चन आ गया, इवन वो ग्राउंड स्टेट का नहीं होगा तब भी। ठीक है, ये इसका जनरल फार्मूला है। अगर इस जनरल फार्मूले में जो आपका जो सिलेबस में है वो आपका ग्राउंड स्टेट, अगर ठीक है, अगर ग्राउंड स्टेट का क्वेश्चन बनेगा तो मान लो वो कहता है कि 7th सेल से आपका ग्राउंड स्टेट तक में नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बताओ, तो ग्राउंड स्टेट के लिए n1 हम कितना रख देते हैं, n1 हम 1 रख देते हैं। तो हमारा जो जनरल फार्मूला, मान लो nth सेल से ग्राउंड की बात करता है तो n का मान 1 रख देंगे, n1 का, तो हमारा कितना हो जाएगा, nth सेल से 1 रख देंगे ग्राउंड के लिए, 1/2। तो यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा। जो जनरल फार्मूला आपने आज तक पढ़ा था n(n-1/2), वो ये था। ठीक है, अगर ग्राउंड स्टेट की बात करी जाए, लेकिन सपोज आपसे कह दिया जाए कि 7th सेल से 2nd सेल में आने में नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बताओ, तब आप n(n-1/2) से लगा लोगे, गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप डिफरेंस 5 रख के वो लगाओगे तो आंसर नहीं आएगा। इसलिए जनरल फार्मूला मैंने आपको बता दिया, जनरल फार्मूले से क्या करोगे, n2-n1 + 1/2। तो आपको ये फार्मूला भी याद नहीं रखना है। अगर ग्राउंड स्टेट का क्वेश्चन आया, मेरी बात ध्यान से सुनना, 2 बातें मैं बता रहा हूँ। अगर कह रहा है किसी nth सेल से ग्राउंड सेल में आने में, तो सीधा आप n(n-1/2) लगा दोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर कहे मान लो 7th से ग्राउंड में ना कह के 2nd सेल में आने में पूछे स्पेक्ट्रल लाइन, तब आप इस फार्मूले से जाओगे। और इसी फार्मूले का जो सिंप्लीफाइड फॉर्म था वो मैंने उस दिन लिख दिया था, n2-n1 का मतलब डेल्टा n और डेल्टा n + 1/2। यानी कि अगर 2nd से सेल से 7th से 2nd में जा रहा है तो डेल्टा n 5 है, तो 5 और 5 में 1 जोड़ोगे 6, 30 हो जाएगा। 30 में 2 का डिवाइड करोगे तो 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कब लगाना है। अब मैं आपको फिर एक बार कंक्लूड कर दूं कि n(n-1/2) लगाओगे
जब nth सेल से हमारा ग्राउंड स्टेट की बात करी जाएगी। और n+1/2 लगाओगे, ये सॉरी यहाँ पे डेल्टा n कर लो तो ज़्यादा सही है। जब हमारा मान लो कहता है सेवन्थ सेल से सेकंड सेल में जाने में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की रेखाओं की संख्या बताओ, तो 7 से दूसरे में आया मतलब डेल्टा n 5 हो गया, तो 5 +1/2 ये लगाओगे तब, ठीक है। और एक बात और जो कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे वो भी, कि अगर कहा गया है कि तृतीय उत्तेजित अवस्था से मूल तक, तो ग्राउंड स्टेट तक, तो तृतीय उत्तेजित अवस्था में n का मान 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। तृतीय उत्तेजित अवस्था की बात करी गई तो n का मान 4 हो जाएगा। थर्ड एक्साइटेड स्टेज में n का मान 4 हो जाएगा। सेकंड एक्साइटेड स्टेज में n का मान 5 हो जाएगा। इस सेकंड में 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आशा करता हूँ समझते हो। तो अगर ऐसे n का मान डायरेक्ट ना देके कि nth से ग्राउंड में आया है, उसने ना देके ऐसे कह दिया कि थर्ड एक्साइटेड स्टेज से ग्राउंड में आया है, तो थर्ड में n का मान 4 रखोगे। तो ग्राउंड की अगर बात करी गई तो n(n-1/2) से लगा दोगे। 4 में से 3 गया 4, मान लो 4 का क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड एक्साइटेड स्टेज का क्वेश्चन है, तो थर्ड के लिए n का मान 4 हुआ, तो 4 गुणा 3/2। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे आ गया कि आपका फोर्थ सेल से सेकंड सेल ग्राउंड ना कह के, तब आप यहाँ पे प्लस करोगे और यहाँ पे डेल्टा लोगे। आशा करता हूँ ये दोनों बातें जो हैं उसमें आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, और कर वो पाएगा तभी मैं कहता हूँ जिसने पास्ट में ऐसा कभी क्वेश्चन फेस किया होगा वो इस चीज़ की वैल्यू समझ पाएगा जो ट्रिक मैंने आज समझाई है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपने फेस ही नहीं किया है तो आपको लग रहा होगा लेवल बहुत हाई पढ़ा रहे, कठिन पढ़ा रहे, वीडियो छोड़ के भाग जाओगे, बीच में चले जाओगे। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी मेहनत किस लेवल की है। अगर आपने मार्केट के प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे, मॉक टेस्ट आप लगा रहे होंगे, तो आपको ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली मिल रहे होंगे। और अगर मिल रहे थे स्पेक्ट्रल लाइन के, तो आप कभी गलत नहीं होंगे। और ये तो आपको पता ही होगा, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब हमने पेपर दिया था तब से और आज दिन तक ये क्वेश्चंस अगर इस चैप्टर से बनता है तो इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि पूछा जाता है, ठीक है। जो लाइमन, आपको लाइमन, बामर, ठीक है, और पाश्चन ब्रैकेट फुंड। अब मैं बात करूँ, ये दो बहुत पूछी जाती हैं। लाइमन किस स्पेक्ट्रम जो किस भाग में पड़ती है, तो वो अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। और बामर जो है विजुअल दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में पड़ती है ये। और ये बाश्चन ब्रैकेट फुंड ये सभी इंफ्रारेड वाले, इंफ्रारेड, ठीक है। अब एक मैं और क्वेश्चन आपको बता दूं थोड़ा हाई। तो रेजिस्टेंस है और 10 जो है हेनरी जो है इंडक्टेंस है, प्रेरकत्व है। एक कुंडली है, उस कोयल का जो 50 वोल्ट की बैटरी से उसको जोड़ा गया, तो उसमें जो स्टोर्ड एनर्जी है वो क्या होगी, ठीक है। ये भी एक फिक्स पैटर्न का न्यूमेरिकल है, जिसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, जो स्टोर्ड एनर्जी का हाफ Li², ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जहाँ पे L जो है वो इंडक्टेंस है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि केवल इंडक्टेंस का मात्रक पूछा गया है और बच्चे उसमें फेरेड लगा के आए। क्यों? जल्दबाजी, रिवीजन नहीं करना है। हर वीडियो में मैं आपको फोकस करा रहा हूँ कि आपको रिवीजन पे बहुत ध्यान देना है। फेरेड जो है वो धारिता का होता है, ये प्रेरकत्व का है। चाहे स्वप्रेरकत्व का है, चाहे आपका स्वप्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व, सबका मात्रक हेनरी ही रहेगा, ठीक है। जैसे कि प्रतिरोध का भी जो ओम होता है और प्रतिबाधा का भी ओम होता है। प्रतिबाधा में कंफ्यूज नहीं हो जाना। इसी तरह से स्वप्रेरकत्व हो चाहे अन्योन्य प्रेरकत्व हो। अब इसमें न्यूमेरिकल को करना कैसे, इंडक्टेंस तो दिया है, आई कैसे निकालेंगे, आई के लिए रेजिस्टेंस और जो है वी बराबर IR लगा देंगे। तो हाफ एल का मान हमने रखा 10, ठीक है। V बराबर होता है IR, तो I बराबर V/R हो जाएगा। V कितना है? V है आपका 50 वोल्ट, तो 50/R है आपका 10 और इसका स्क्वायर भी करना है, तो चलो स्क्वायर कर देते हैं। 10 से ये 50 5 बार कटेगा और 5 का वर्ग 25 होगा। 25 का गुणा कितने में होगा? 5 में होगा, तो 25×5 125 जूल, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। इसमें याद रख लेना इस फॉर्मूले को, हाफ Li²। अगर आई डायरेक्ट नहीं दिया तो आई इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि एक स्टेप आगे जाके। तो इस तरह के न्यूमेरिकल जो होते हैं डायरेक्ट फार्मूला वाले,